Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear children, the hangover of festivities might have subsided and you must have come in the fresh mood of studies. So, today, for you people, I am here with a very interesting chapter, a very academic chapter. The name of the chapter, I think you might have guessed. The name of the chapter is A Child is Born. A Child is Born by Germaine Greer. So, Germaine Greer is an Australian writer and she is also a great advocate of feminism. So, you can say she is also a feminist writer. तो मेरे प्यारे बच्चों, त्योहारों का आनंद आप सब ले ही चुके होंगे, अब पढ़ने के पूरे विचार में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। इसके लेखक जर्मैन ग्रियर हैं जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और मूलतः वो औरतों के अधिकार के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके समान अवसर के लिए लिखते हैं। तो जो औरतों के अधिकार, हुकूक, अवसर, प्रतिष्ठा, जो जिनका बिल्कुल समाज में बराबरी का दर्जा हो, तो उन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं। तो शी इज अ फेमिनिस्ट राइटर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर is A Child is Born. So basically, in this chapter, the author has given you differences, or she has presented different descriptions of a childbirth, how a child is born in the Western society, how people see it, how people celebrate it, and how a child is born in the Eastern societies and how people celebrate it. So, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बच्चे का जन्म जब पश्चिम की संस्कृति में होता है तो लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं, लोग उसे किस तरह मनाते हैं, और ठीक उसी तरह पूरब की संस्कृति में, तो जब हम पूरब की संस्कृति की बात करते हैं उसमें भारतीय संस्कृति, बांग्लादेश की संस्कृति, पाकिस्तान की संस्कृति, ये सारे देश उसमें आते हैं। या आप यूँ कहें, एक वर्ड में अगर कहेंगे तो इन सब कॉन्टिनेंटल कल्चर। सो यू ऑल आर क्वाइट अवेयर, आप सबको यह बखूबी मालूम है कि एक बच्चे का जन्म जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, लोग जिस तरह से उसे मनाते हैं, वह बहुत ही विलक्षण और अद्भुत है। वह एक उत्सव के तौर पर ही देखा जाता है, जबकि पश्चिम के समाज में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो इस पाठ के माध्यम से आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम में बच्चे का जन्म लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं और पूर्व में लोग उसे किस दृष्टि से मनाते हैं। तो आप यहाँ सांस्कृतिक बेहतरी को भी समझ सकते हैं। एक संस्कृति किस तरह से दूसरे संस्कृति से बेहतर है, आप खुद इस बात को तय कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। So the author has begun like this: the ways of managing childbirth in traditional societies are many and varied. पारंपरिक समाजों में, हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वह पारंपरिक समाज है। वी पीपल बिलोंग टू ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ऑथर कहती हैं कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। प्रसूति प्रबंधन की व्यवस्थाएं पश्चिम में, यूँ कहें पूरब में, सब जगह अलग अलग हैं। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures. और उसके फ़ायदे ये हैं
कि जिस तरह से उसका प्रबंधन होता है, जिस तरह से लोग उसको मैनेज करते हैं, तो उस प्रबंधन के पीछे की साइकोलॉजी या मनोविज्ञान यह है कि जो प्रसूति को या जो प्रसव पीड़ा से या प्रसव पीड़ा को जो झेल रही हैं, उनको किसी भी तरह की मानसिक परेशानी न हो। इस तरह से तरह तरह के तरीक़ों से लोग उसमें भाग लेते हैं, उसको मनाते हैं। Even though the potential catastrophes are alive in the memory of our community and the index of anxiety high, यहाँ तक कि जो परेशानी है, जो त्रासदी है, वह तो वहाँ है, खासकर कि जब हम पूर्व की संस्कृति के बारे में जब बात करते हैं, लेकिन उसमें एक किस्म का कौतूहल भी है। A ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about with taboos and prohibitions helps make the anxiety manageable. A woman who observes all the prohibitions and carries out all the rites will be actively involved in holding the unknown at bay. आप सबको पूरी तरह से ये मालूम है कि when a woman gives birth to a child, so she creates a new baby. She creates. So she becomes a creator. And creation, my dear students, it needs a lot of courage. A woman has to face immeasurable amount of pain, misery and suffering. तो प्रसव पीड़ा से पीड़ित जो स्त्री होती हैं, उनको असह वेदना से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी तकलीफ़ें उन्हें झेलनी पड़ती है। इसीलिए जो लोगों की भागीदारी है हमारी संस्कृति में, लोग जिस तरह से भाग लेते हैं, तो उनके मनोवैज्ञानिक पीड़ा को वो कम करती है। लोगों की भागीदारी, समाज की भागीदारी, रिश्तेदारों की भागीदारी, एंड अंततोगत्वा यह होता है कि उस प्रेग्नेंट वूमन को या जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि शी हैज़ अचीव्ड समथिंग ग्रेट, समथिंग बिग, समथिंग अनमैच्ड। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी एक बच्चे का जन्म देना उनके लिए सौभाग्य की बात होती है, उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो therefore this is quite clear that in this slide what we have studied about the way a child is given birth, though that method procedure is same all over the world, but how it is celebrated, that is distinct, that is different. It varies from culture to culture. तो जन्म के बाद, एक बच्चे के जन्म के बाद हम उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मनाते हैं, उसमें कुटुंबों की भागीदारी कैसे होती है, समाज की भागीदारी कैसी होती है, नाते रिश्तेदारों की भागीदारी कैसी होती है, यह अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से की जाती है। तो इसके बारे में हमने इस स्लाइड में पढ़ा। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसे आप आगे भी देखेंगे कि हमें यह समझना है कि हाउ द साइकोलॉजिकल पेन ऑफ ए वूमन गेट्स डिक्रीज्ड व्हेन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नियर डियर वंस, पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, किन्समैन, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, घर के लोग, समाज के लोग जब इसे एक उत्सव का रंग देते हैं, तो जो औरत उस पीड़ा से उबर रही होती है, उनको सहायता मिलती है, वो सहज महसूस करती है और उनको यह एहसास होता है कि बच्चे को जन्म देकर या बच्चे का जन्म उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो दिस इज हाउ वी परसीव इन आवर ईस्टर्न सोसाइटी। इस तरह से हम अपने पूरब की सभ्यता में, पूरब की संस्कृति में एक बच्चे के जन्म को देखते हैं, एंड हाउ इट इज सीन, हाउ इट इज परसीव्ड, हाउ इट इज लुक्ड अपॉन इन द वेस्टर्न सोसाइटी, वी शैल रीड इन द नेक्स्ट स्लाइड. लेट अस सी. So she will have other reinforcements. For many of the ritual observances of pregnancy involve the participation of others who should support her. और बहुत सारी बातें उनके ऊपर थोपी जाती हैं, ला दी जाती हैं. Primarily, her husband
then her kinsfolk, and then the other members of her community. उनके हस्बैंड शामिल होते हैं, नातेदार रिश्तेदार शामिल होते हैं और उनके समुदाय के और लोग भी उसमें शामिल होते हैं. Some of these behaviors will be sensible and useful. लेखिका कहती हैं कि इस तरह के व्यवहार ये बड़े ही विचारणीय है, ये बड़े ही ज्ञानपूर्वक हैं और लाभदायक भी हैं. अदर्स मैजिकल, कुछ विचार के बारे में लेखिका कह रही है कि बड़े उत्तम हैं, अद्भुत हैं, और लेकिन कुछ जादुई भी हैं, मैजिकल हैं. बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी. लेकिन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो सुरक्षा का भाव है उस स्त्री का बढ़ जाता है. नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर, and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her. The remnants of this kind of prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy, even in our own super rational and confused lifestyle. तो यहाँ लेखिका बच्चों जो वेस्टर्न की संस्कृति है, जिसको लेखिका कहती हैं सुपर रैशनल, जिसे अब बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक हैं या जो अति वैज्ञानिक सोच का समाज है, तो अपनी संस्कृति को, वेस्टर्न सोसाइटी को लेखिका यहाँ सुपर रैशनल कहती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे कन्फ्यूज्ड भी कहती हैं. और यहाँ गौर करने की बात बच्चों ये है कि जो हमारी संस्कृति है, जिसे हम खुद शिष्टता की निगाह से नहीं देखते हैं, अक्सर हम अपनी संस्कृति पर गर्व करने से चूक जाते हैं. तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सर्वोत्तम है, क्योंकि लेखिका भी इस बात को बल दे रही है. यहाँ वो तुलनात्मक प्रस्तुति कर रही हैं. वो कह रही हैं कि हमारा जो समाज, जो बिल्कुल ही वैज्ञानिक समाज है, जो अपने आप को तर्कपूर्ण समाज मानता है, वहाँ एक बच्चे का जन्म, और पूरब की संस्कृति में, पूरब के समाज में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या उत्सव का माहौल होता है, और इस उत्सव के माहौल का बहुत ही सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस प्रसूति पर पड़ता है. तो हमारा समाज या हमारी संस्कृति हो सकता है कि टेक्निकली या साइंटिफिकली थोड़ा बैकवर्ड हो, लेकिन इमोशनली बहुत ही रिच है, भावनात्मक रूप से बहुत ही सुदृढ़ है, और दरअसल में दुख दर्द में भावनाओं का ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है. सो दिस इज हाउ द ऑथर हैज क्लियरली, distinctly in fact, showed us the difference, that how a child birth is celebrated in the Western society, and similarly how a child birth is celebrated with with a lot of funfair, with a lot of gusto, with a lot of celebration in Eastern society. तो किस तरह से पूरब की सभ्यता में एक बच्चे का जन्म एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ताकि उस प्रसूति पर मनोवैज्ञानिक दबाव कम पड़े या उसे मनोवैज्ञानिक दुख कम झेलना पड़े, उसे इस बात का एहसास हो कि वह अकेली नहीं है, उनके साथ उनका पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरा समाज है. लेकिन यह स्थिति पश्चिम की संस्कृति में नहीं है. इसी बात को लेखिका हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस शब्द पर ज़रा गौर करें बच्चों, कि इसका मतलब जान पहचान के जो लोग होते हैं, जिसे आप दूसरे शब्द में नोन टू कहते हैं ना, दैट इज एक्वेंटेंस, जो जान पहचान के लोग हैं, जो परिचित हैं. तो वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस, लेखिका की जान पहचान की एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी एज इफ it were her term assignment, meticulously means बड़े ही गौर से, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, meticulous. तो इस वर्ड को आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण है. तो meticulously footnoting every development. तो जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, जो लेखिका की जानने वाली हैं, ये पूरे प्रसव प्रकरण को, उस विधि को बड़े ही गौर से नोट करती हैं. Clung to her prenatal exercises as a form of ritual observance
as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth, performing them in deep silence and a total recollection at the same time, every day come hell or high water. जो भी उनको इस बात को रिकॉर्ड करने में, इस बात को नोट करने में, जानने में परेशानी हुई हो, हर परेशानियों का उन्होंने बहादुरी के साथ सामना किया. As well, she observed the old die-hard superstition that acquiring equipment and apparel for baby before the birth was bad luck, and so one of my godchildren shot into the world without crib or napkins. So इस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है. लेखा कहती हैं बगैर नैपकिन्स के, बगैर किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के, बगैर किसी सर्जरी के. तो यहाँ वो इस बात का विस्तार दे रही हैं कि पूरब की सब संस्कृति में, पूरब के समाज में एक बच्चे का जन्म जनरली एक हॉस्पिटल में नहीं, अधिकांशतः घरों पर होती है. इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह कहानी काफ़ी बरसों पहले लिखी गई है, तो उस दौरान अधिकतर यही होता होगा. बट द moot idea, no? The important point to understand is that the difference still exists, that how a childbirth is celebrated in the Western society and how it is celebrated in Eastern society. Let us see the next one. Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby. काफ़ी प्रयास इस बात पर किए जाते हैं कि जो स्त्री बच्चे को जन्म देती हैं, जो उसकी जननी है, वह अपने बच्चे के साथ बहुत ही आनंदित हों. After her training for unmedicated childbirth for months, in the event, the hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughter's head had appeared. The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days. तो यहाँ एक हॉस्पिटल्स के प्रीडिकामेंट्स के बारे में लेखिका हमें बता रही हैं कि अस्पताल में वो प्रसूति भर्ती होती हैं और जिस तरह से हॉस्पिटल के स्टाफ या कर्मचारी ब्रेस्ट फीडिंग को इग्नोर करते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते हैं, उसका महत्व नहीं समझते हैं, और किस तरह से जल्दीबाजी में 2 दिनों के बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है. दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड. यह जन्म बिल्कुल ही अनअटेंडेड था. अटेंड करने का मतलब बच्चों आपको मालूम, भाग लेना, शामिल होना नहीं, लेकिन यहाँ कोई शामिल नहीं था, यह अनअटेंडेड था. तो अटेंडेड का एंटोनिम्स आप कहें तो अनअटेंडेड होता है, नहीं, शामिल होना, शामिल नहीं होना. So this birth was virtually unattended in non-technocratic societies. ऐसे समाज जो नॉन टेक्नोक्रेटिक हो, जहाँ तकनीक नहीं है, जहाँ विज्ञान नहीं है, except for remarkable accidents, birth is always attended. कभी कभार को छोड़ दें तो जन्म के दौरान हमेशा लोग मौजूद होते ही हैं. Clearly, infant and mother mortality is greater in traditional births. लेखिका इस बात को हमें समझाती हैं, या आपको भी मालूम होगा बच्चों कि जो मोर्टेलिटी रेट है नहीं, कि while giving birth, out of 1000 how many mothers they die, कि जनन करते वक्त जो माताएं मृत्यु को प्राप्त होती हैं बच्चे को जन्म देते वक्त, तो लेखिका हमें उसी के बारे में कह रही हैं कि क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी दोनों के, ये शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों की बात कर रही हैं. तो ये दोनों इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स. पारंपरिक तरीके से जहाँ बच्चे का जन्म होता है तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों अधिक होता है. बट इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ we may have destroyed the significance of the experience for the vast majority who live. लेकिन उस
मृत्यु दर को या उस मृत्यु दर की तुलना या उसकी तुलना लेखिका इन शब्दों में करती हैं। वो कहना चाहती हैं कि किस तरह से पश्चिम की संस्कृति में, पश्चिम के समाजों में हमने भावनात्मक लगाव को या जो भी रीति रिवाज हैं, जिस तरीके से लोग शामिल होते हैं, भाग लेते हैं जन्म के समय, तो हमने उसकी किस तरह से अवहेलना की है। हम साइंटिफिक तो हो गए, यहाँ बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है समझना कि एज ए सेड यू इन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भावनात्मक लगाव और इमोशनल अप्रोच इफ यू से नो, तो इसका जीवन से बहुत गहरा नाता रिश्ता है। भावना, फीलिंग्स, इमोशंस, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यू मे हैव एवरीथिंग, जैसा कि आप सब अपनी कक्षाओं में, स्कूल में, परिवार में इस बात पर गौर करते होंगे, इसे समझते होंगे कि जो भावनात्मक रूप से जो संपन्न परिवार है या जो संपन्न व्यक्ति है, जो औरों का रिस्पेक्ट करता हो, सम्मान करता हो, इज्जत करता हो और ख़ुद बदले में सम्मान, इज्जत वो पाता हो, परिवार में बड़े ही प्रेम से रहता हो, परिवार में हर एक दूसरे के साथ गहरा लगाव हो, एक दूसरे को मदद करने की आकांक्षा हो, तो इस तरह की जो ज़िंदगी होती है उसमें भले ही भौतिक साधन अगर कम भी हों तो ज़िंदगी बड़े ही आनंद से बसर होती है, ज़िंदगी बड़े ही आनंद से कटती है। ठीक इसके विपरीत अगर आपके पास भौतिक सुख बहुत ज़्यादा हो और भावनात्मक सुख कम हो तो ज़िंदगी दुख में हो जाती है। तो देयर इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर चिल्ड्रन इज वी नीड scientific way of life also. At the same time, no, the important attribute of human life, that is emotion, मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है भावना। तो हमें we shouldn't run dry of emotions। हमारे जीवन में भावनाएं रहे, हम एक दूसरे के प्रति लगाव रखें, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। दिस इज व्हाट नो ह्यूमन नेचर, यह मानवीय प्रकृति है। और इसे ही अरिस्टोटल ने बहुत पहले बच्चों कहा था कि मैन इज ए सोशल बीइंग और सोशल एनिमल। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि हम एक दूसरे के दुख दर्द में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक इट एम्पली क्लियर दैट इन वेस्टर्न सोसाइटी डिस्पाइट ऑफ बीइंग साइंटिफिक, उनके पास भावना नहीं है। द ईस्टर्न सोसाइटी, जहाँ आर्थिक तंगी तो थोड़ी बहुत है लेकिन लोग आपसी मेल जोल से, आपसी प्रेम से, आपसी सद्भाव से उस कमी को पूरा कर देते हैं। No one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy। यह कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एक भी मृत्यु अपने आप में बहुत दुखद है, त्रासदी है। To be prevented if at all possible, उसे अवश्य ही रोकना चाहिए। Nor that modern obstetric care which has developed in the hospital setting has been at least partly responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century। लेकिन लेखिका इस बात को भी दर्शाती हैं कि पिछले 50 सालों में, आधी सदी में, जो ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में जो प्रसूति विभाग जिसे आप कहते हैं, तो उसमें जो खोजें हुई, जो अनुसंधान हुए, जो विकास हुए, उससे ये मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। लेखिका इस बात को दर्शाती हैं। Let us come to the next slide. But it is not necessarily perverse to question whether our present priority should be to reach minimum figures for perinatal mortality at any price, when this includes giving up things which free human beings have often felt
to be more important than their own survival, such as freedom to live their own lives, their own way, and to make individual choices in line with their own sense of values. तो ये जो बातें हैं कि but it is not necessarily perverse to question whether our present priority should be to reach minimum. तो लेखिका हमें इस बात को कहना चाह रही हैं कि ये जो जरूरी बात है कि शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर को हमें अवश्य ही कम करना चाहिए। तो यह एक अनुसंधान पर आधारित था जिसे लेखिका ने दर्शाई थी। In many societies, women still go forth from their mothers' houses at marriage to live with a mother-in-law and the wives of their husbands' brothers. ये तो आपको ही मालूम होगा। लेखिका कह रही हैं कि बहुत सारे समाज में शादी के बाद औरत अपने सासू के घर या अपने हस्बैंड के घर रहने को जाती हैं। इट इज़ अ ट्रूइज्म, यह सत्य है। ट्रू से ट्रूइज्म में यहाँ ऑथर बनाई हैं कि इट इज़ ए ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसे आप मानव शास्त्र कहते हैं। तो यह मानव शास्त्र का सत्य है दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड। कि वो जो नवविवाहिताएं जो अपने सासू के घर या अपने हस्बैंड के घर आई हैं, वो तब तक पूरी तरह से उस घर की सदस्य नहीं बनती हैं जब तक वह एक बच्चे को जन्म दे देती हैं। If we consider that in such societies the marriage was quite likely to have been arranged, और यह भी देखना है कि इस तरह के समाज में अक्सर शादियां अरेंज्ड होती हैं। अरेंज्ड मैरिज से आप सब पूरी तरह वाकिफ़ होंगे, जिसमें लड़की वाले के लोग बर ढूंढते हैं, बर की तलाश में वो दूर दूर तक जाते हैं और उस तरह से जब मैचिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो शादियां तय हो जाती हैं। It is understandable that the bride too longs for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she with her own mother. और यह भी एक नोट करने योग्य बात है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो भी माँ बनने को आतुर होती हैं। The Western interpretation of such mores, इस तरह की बातों का, इस तरह की कहानियों का जो व्याख्या पश्चिम की समाज में है, इज दैट दे आर बैकवर्ड, कि ऐसे लोग बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े होते हैं, क्रूर होते हैं, एंड रॉन्ग, और गलत भी होते हैं। इट इज assumed that the sexual relations between the spouses are perfunctory and exploitative, and that all mothers-in-law are unjust and vindictive. और कहा जाता है कि जो रिलेशनशिप है वाइफ और हस्बैंड का, वो अच्छा नहीं, वो बेहतर नहीं, और यहाँ तक कि सासू के बारे में भी एक धारणा सी बन गई है, एक तय हो गया है कि वो अपनी बहू के प्रति उदार हृदय की नहीं होती हैं। So this is how the author is going on, and she is trying her best to give a clear distinction between the Western society and the Eastern society. We shall continue with the rest part of the chapter in the next class. Till then, goodbye, namaskar.